तो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग दो ट्रांसफार्मर रिलेटेड बिजनेस को डिस्कस करेंगे। दोनों का रिजल्ट्स आ गया है, दोनों की कॉन कॉल भी हो गए हैं, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड और आपका अटलांटा इलेक्ट्रिकल। दोनों बिजनेस को डिस्कस करेंगे। दोनों बिजनेस को लास्ट क्वार्टर में हमने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली जो सेक्टर की वीडियो बनाई थी वहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था। दोनों दोनों बिजनेस को अगर आप देखोगे ना, अपने 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 जर्नी के अंदर अलग अलग चल रहा है। तो अगर आप पूरा प्रोडक्ट गैमेट देखते हो दोनों बिजनेस का, तो ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स जो है वो एक हायर क्लास सेगमेंट में काम करता है। कहने का मतलब क्या है, वो 66 केवी से स्टार्ट करके आपका इवन मान लीजिए 765 केवी हो गया, वहाँ तक ऑलरेडी काम करता है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल का रिसेंटली आईपीओ आया था 2-3 क्वार्टर पहले। उसके बाद से आप वो कंपनी में देख रहे हो क्या हो रहा है। उनका जो वदोद वाला प्लांट है और बीटीडब्ल्यू का जो उन्होंने प्लांट एक्वायर किया है, जिसके वजह वो लोग धीरे धीरे आपका जो लोअर क्लास ऑफ वोल्टेज है वहाँ से एक हायर क्लास ऑफ वोल्टेज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिसेंटली उनका केपेक्स भी कमीशन हुआ है, तो उसके कारण वहाँ पे उसका रैंप अप हो रहा है। उन सभी के कारण आपको दिखता है कि उस बिजनेस के अंदर काफ़ी अच्छे टेलमेंट्स दिख रहे हैं। वहीं अगर मैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स को लेके आऊँ तो आप पाओगे कि ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स है, उनके केस में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। पहले वो वर्ल्ड बैंक का इशू हो गया, इनको रॉ मटेरियल के प्राइसेस का इंपैक्ट दिखने दिखने लगा। फिर उसके कारण क्या हुआ, इनकी जो मार्जिन्स है वहाँ पे चीज़ें अटक गई। सीटीसी कॉइल्स वगैरह जो होती हैं वो आपकी कस्टम ड्यूटी के अंदर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अटकी, तो रॉ मटेरियल का पूरा इंपैक्ट दिखने लग गया। फिर अगर आप देखोगे पूरे जनरल जितनी भी ये मिडिल ईस्ट की वॉर वगैरह हो गई है उसमें उससे उसके कारण पूरी कॉमोडिटी प्राइसेस का इन्फ्लेशन वगैरह हो गया है। तो जितने भी आपके ट्रांसफॉर्मर्स बनते हैं उसके अंदर जो क्वाइल्स होती है, अलग अलग फेजेस होते हैं, सभी के अंदर क्वाइल्स यूज़ होती है। तो क्वाइल्स में आपके लगती है कॉपर, एल्यूमिनियम का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसी कारण क्या है, आपका कॉपर और एल्यूमिनियम की प्राइसेस बढ़ गई, तो उसी कारण सभी कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल की चीज़ें दाम बढ़ना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा आपने क्या देखा, पहले के क्वार्टरों में आपका जो ये मिनरल ऑयल होता है, मिनरल ऑयल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का ऑयल होता है। कहने का मतलब क्या है, एक ट्रांसफार्मर के अंदर आपका ऑयल जो है वो काफ़ी गर्म होती है ना, तो उस वहीं से आपको जितना भी हीट है, हीट को वहाँ पे एब्जॉर्ब करना है। उसकी बाहर आपकी रेडिएटर लगी होती है, जैसे आपकी कार्स वगैरह में होती है। उस रेडिएटर के वाया उस हीट को डिसिपिएट करते हैं। कहने का मतलब क्या है, ऑयल का ये यूज़ होता है। मतलब एक तरह से मान लीजिए एक इंसुलेशन इंसुलेशन मीडियम प्रोवाइड कर देता है। उसके अंदर जो कोर होती है वो सबमर्ज रहती है उस ऑयल के अंदर। तो वो रेडिएटर वगैरह होता है, उसके अंदर अंदर जो मिनरल ऑयल यूज़ होती है, सिंस वो एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, तो उसी कारण आप देख रहे हो कि उस ऑयल वगैरह की जो दाम है काफ़ी बढ़ गई थी। उसी कारण सरकार ने क्या बोला कि आप ईस्टर ऑयल्स यूज़ कीजिए, फिर आपके रिन्यूएबल ऑयल्स वगैरह हैं उन चीज़ों को यूज़ कीजिए। बट अगेन कंपनियां, जैसे आपने देखा ना सोलर मॉड्यूल्स के सेक्टर के अंदर, वो बोली सिल्वर की प्राइसेस बढ़ने के कारण पूरी दिक्कतें आ गई थी पहले, वही कुछ यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही थी। कहने का मतलब क्या है, पूरा सेक्टर इस तरह की चीज़ों से गुजर रहा था। अब इसके बाद अगर आप देखोगे क्वार्टर वन के जब आप इनके नंबर्स देखते हो, तो पहले हमें ये देखना है कि जनरली जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है, सिंस आपकी H1 में मानसून हैवी होता है, तो यहाँ पे आपका मान लीजिए जनरली जो चीज़ें होती है ना, आपकी ऑर्डर बुक आना स्टार्ट होती है आपकी, धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 के अंदर वो ऑर्डर बुक पीक होता है। फिर कोई भी आपका प्रोडक्ट होता है, जब आप एक हाई टेक्निकल इंडस्ट्री में जाते हो जहाँ पे हाई एंट्री बैरियर होता है, जैसे हमने पहले यस हाई वोल्टेज को डिस्कस किया है, तो आप वहाँ से इस सेक्टर से रिलेटेड ही है। इसका एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो लोग, बोसिंग्स बोसिंग्स वगैरह। तो आप हिताची एनर्जी की वीडियो आप वहाँ से इस पूरे सेक्टर के अंदर काफ़ी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक आप हाई एंट्री बैरियर हाई मार्जिन प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर काम करते हो, तो यहाँ पे जो आपका क्लाइंट है, क्लाइंट कौन है इनका, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट हो गया जो अपनी सब स्टेशन बना रहा है, जैसे मान लीजिए राजेश पावर है, उसको कहीं पे ईपीसी का काम करना है, वहाँ पे वो किसी थर्ड पार्टी के लिए ईपीसी का काम कर रहा है, मान लीजिए गुजरात गवर्नमेंट के लिए वो लोग काम करता है, तो उसके लिए एक ट्रांसफार्मर लगाना है उसको। ट्रांसफार्मर लगाना है तो ट्रांसफार्मर कहाँ से आएगा, वो आपका मान लीजिए टाडेल या फिर अटलांटा या फिर जो बाकी कंपनियां हैं उनसे आएगा। तो जब इस तरह के एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, तो जब मानसून वगैरह होता है तो वहाँ पे आपका साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट नहीं होता, उसको कहते हैं एसएटी कहते हैं। दो चीज़ें होती है, एक होता है फैट, एक होता है सेट। एक होता है फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब टाड़िल की खुद उनके फैक्ट्री के अंदर होता है। सेट मतलब जो आपकी साइट हो गया, पावर ग्रिड की साइट हो गया, उन जगहों में टेस्ट होता है। तो जब आप इस तरह की सेक्टर देखते हो ना, तो यहाँ पे जो H2 होता है, पोस्ट मानसून मानसून होता है, तो वहाँ पे आपकी जो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट वगैरह होती है वो सारी चीज़ें होती है। और जब वो हो जाता है तो उसके बाद सारी कमीशनिंग होती है, मतलब वो ट्रांसफार्मर जाके उस पर्टिकुलर सब स्टेशन पे लगता है। उसी कारण आप देखोगे ये सभी जो सेक्टर है ना, पूरी जो कंपनियां हैं सभी आपकी H2 हैवी होती है। तो ये चीज़ आपको लेके रखना है। तो जब आप इन कंपनियों का क्वार्टर वन का नंबर देखते हो, तो आप पाओगे कि क्वार्टर 4 से लेके क्वार्टर 1 के अंदर आपके मार्जिन में भी डिप दिखेगा, और आपका ऑफकोर्स क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 डिप दिखेगा ही, बिकॉज क्वार्टर 1 आपका वीक वीक है। तो इसीलिए इट्स बेटर ये हो जाता है कि आप उसको लास्ट ईयर के क्वार्टर 1 से कंपेयर करो, तो उस चीज़ से आपको अच्छा कंटेक्स्ट मिलेगा। तो इस कंटेक्स्ट में चलिए अब हम लोग को थोड़ा सा बैकग्राउंड मिल गया है क्या चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोग क्वार्टर 1 के नंबर्स को देखते हैं। पहले अटलांटा की बात कर लेते हैं, वहाँ पे क्या चीज़ें दिख रही हैं, फिर हम लोग टाडेल की थोड़ी सी शॉर्ट में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अटलांटा से शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर आप अटलांटा को देखोगे, अटलांटा में क्या हो रहा है, हमने अभी जैसे ऑलरेडी बात किया कि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है एक अच्छे प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आप इस स्लाइड में बेसिकली इनका जो क्वार्टर 1 है ना, उसका पूरा एक तरह से समरी देख सकते हो। तो अगर आप पहले स्लाइड में देखोगे तो इनका आपको दिख रहा है कि क्वार्टर आपको मार्जिन में टिप मिलेगा, बिकॉज जो इनका 20% मार्जिन क्वार्टर 4 के अंदर आया था, वो आपको देख सकते हो ना, जो आपकी इनकी वदोद वाली प्लांट होगी, जो पुराने 3 कैपेसिटी वाली प्लांट है जो कि 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं,
फिर जो वडोदरा वाली प्लांट है इन्होंने जो रिसेंटली कमीशन किया है, जिसके कारण पूरा टेलमेंट इनका आ रहा है, वहाँ से ये लोग लगभग 400 केवी तक के जो प्लांट्स है उसको बना सकते हैं। तो वो प्लांट जो है, सिंस जनरली जो प्लांट्स होती है वो आपकी फंजिबल होती है। फंजिबल कहने का मतलब क्या है, वहीं से आप 400 केवी की भी बनाओगे, वहीं से आप 220 केवी की भी बनाओगे, वहीं से 132 केवी की बनाओ केवी के भी बनाओगे। बट अभी जो इनका 400 केवी वाला है ना, वो एक प्रोटोटाइप है। कहने का मतलब क्या है, इनको अप्रैल में आई थिंक पीजीसीएल से बेसिकली 400 केवी ट्रांसफॉर्मर्स बनाने की अप्रूवल मिल गई है। बट अभी तक वो जो प्रोटोटाइप है वो उन्होंने आपका पीजीसीएल है उसको दिया नहीं है। वो आपका मान लीजिए क्वार्टर 2 के एंड में या फिर क्वार्टर 3 के एंड में वो चीज़ इनको देंगे। और जब वहाँ से वो मिल जाएगी तब इनकी ये लोग कहते हैं कि जो फ्लड गेट्स हैं इनके 400 केवी वाले ऑर्डर्स के वो खुल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे या अगर अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स फ्लड गेट करके सर्च करोगे तो आपका पहले ये जो फ्लड गेट्स का कंसेप्ट है ये लोग क्या कह रहे हैं वो चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तो अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करोगे, जो इनका क्वार्टर 1 का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन था लगभग 15.5% है, वहाँ से बढ़ के आपका 16-17% के बीच में हुआ है। अब वैसे ही अगर आप इनका रेवेन्यू का नंबर देखोगे ना, जनरली जो ये लोग FY 28 तक का गाइडेंस देते हैं, अगर आप टारिल को भी देखोगे वो FY 29 तक का गाइडेंस देता है। अटलांटा आपको FY 28 तक का गाइडेंस देता है। कहने का मतलब क्या, ये लोग गाइडेंस इस कंटेक्स्ट में देते हैं कि भाई जो हमारी प्रेजेंट कैपेसिटीज़ वगैरह हो गई उसके बेसिस पे हम लोग कितना रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। तो अगर आप अटलांटा को देखोगे ना, तो ये लोग आई थिंक कुछ 3500 से लेकर 3600 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं। उसके बेसिस पे अगर आप इनका गाइडेंस निकालने की कोशिश करोगे तो वो लगभग आता है 40% CAGR के आसपास आता है। अब वहाँ पे ये लोग सस्टेनेबल मार्जिन क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं कि लगभग अराउंड 16 से 17% रखने की बात करते हैं। अब अटलांटा के केस में हमने ये देखा कि प्रोडक्ट मिक्स जो है एक हायर मार्जिन ट्रांसफॉर्मर की तरफ आगे बढ़ रहा है, फिर भी ये लोग 16 से 17% मार्जिन रखने की बात क्यों करते हैं। तो उसका आंसर है कि बेसिकली क्या है ना, ये लोग जैसे अभी आपने देखा कि 400 केवी है, वहाँ पे अभी तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसके कारण प्रोटोटाइप बना रहा है। तो वहाँ पे क्या होती है, आपकी R&D कॉस्ट वगैरह होता है, जो भी आपका टेस्टिंग वगैरह होगा। जैसे एक पूरे ट्रांसफॉर्मर सेक्टर है ना, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका ओपन सर्किट टेस्ट होता है, एक आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से कुछ लोग बिलोंग करते हैं तो उसको और अच्छे से समझ पाओगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या होता है, ट्रांसफार्मर की जो लोडिंग है, कहने का मतलब क्या है, जो बेसिकली पावर पावर वगैरह की ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उस चीज़ को आप नहीं करते हो। और एक मान लीजिए एकदम लो, एक हाई करंट के रूप में ट्रांसफार्मर को टेस्ट करते हैं और उसकी कैपेबिलिटी को टेस्ट की जाती है, तो उसको शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहते हैं। तो क्या है ना, अभी ये लोग जो 400 केवी का ट्रांसफार्मर्स इनका होने वाला है उसका शॉर्ट सर्किट टेस्ट कराएंगे क्वार्टर 2 के अंदर में। तो वो एक मान लीजिए एक मतलब इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है आपको भविष्य में फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। तो वो पूरा कंटेक्स्ट है, तो उस कारण आप देख रहे हो इनके मार्जिन का जो गाइडेंस है लगभग 16 से 17% के बीच में है FY 27 के अंदर। अब जब FY 28 के एंड में या फिर जो FY 26 का जो क्वार्टर 4 आएगा, जब ये लोग तेजी से 400 केवी के ऑर्डर्स देना स्टार्ट कर देंगे, तो वहाँ पे आप पाओगे कि इनके मार्जिन में लगभग 150 से लेकर 200 बेसिस पॉइंट का फर्दर इंप्रूवमेंट के स्कोप है। कहने का मतलब क्या है, FY 27 जो है अब यहाँ से अटलांटा के लिए जो पूरा एक आपको दिख रहा है ना, ईयर ऑन ईयर जो मार्जिन एक्सपांसन मिला है, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ह्यूजली मतलब मान लीजिए 20-21% के मार्जिन नहीं मिलने वाले हैं। कहने का मतलब क्या है, जो क्वार्टर 4 के मार्जिन जो आए हैं ना, वहीं पे और मान लीजिए जो ऑपरेशनल इफिशियंसी होगी, मतलब मान लीजिए आपका जो प्लांट है उसका कैपेसिटी बढ़ेगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो खर्चा है वो आपके बड़े प्रोडक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वहाँ से आपको मार्जिन में थोड़ा एक्सपांसन मिल सकता है। और जो एक मतलब ऑर्गेनिक मार्जिन एक्सपांसन है वो आपको अपकमिंग ईयर में मिलेगा। तो ये चीज़ है। इसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे, अगर अब ये कंपनी FY 26 का अगर हम लोग प्रोजेक्शन करें कि ये लोग कितना ग्रो कर सकते हैं, तो आपने ये देखा कि जो इनका गाइडेंस होता है वो आपका लगभग 40% पे ग्रो करने की बात करते हैं। और जैसे हमने पहले एक क्वार्टर में सिल्चर के केस में देखा था, जो इनका गाइडेंस होता था उससे बहुत हायर परफॉर्मेंस देते थे। बिकॉज पूरे सेक्टर के अंदर आपको दिख रहा है कि जो डिमांड सप्लाई है वहाँ पे कॉन्स्टेंट चल रहा है। तभी तो सभी कंपनियां हैं ना जो आपका पूरा केपेक्स वगैरह लगा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखोगे ना, जैसे आई थिंक अटलांटा या किसी के कॉन कॉल में कहा था इनके मैनेज, एक एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि लगभग आने वाले 4 या 5 महीनों में लगभग 60,000 MVA की पूरी इंडिया में कैपेसिटी आने वाली है। कहने का मतलब क्या कहने का मतलब क्या, जैसे CG पावर आपका कंपनी हो गया, टाडेल कंपनी है। तो ये सभी कंपनियों के जो केपेक्स अभी आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर ईयर की H1 के अंदर काफ़ी सारी केपेक्स लाइव हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सेक्टर में काफ़ी डिमांड है, तो उस कंटेक्स्ट में आपको ये पूरा सेक्टर आपको देखना चाहिए। बाकी अगर हम लोग अटलांटा के बारे में बात करें तो कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है। और अगर कुछ इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो देखिए, अब पूरे इस सेक्टर में बैकवर्ड इंटीग्रेट करना क्यों जरूरी होता है, तो देखिए, तो आपने ये देखा कि जैसे आपने वो अगर यस हाई वोल्टेज कंपनी को देखा है, और भी कंपनी आई थिंक के एस एच करके भी एक कंपनी है। तो पॉइंट ये है कि बेसिकली इस सेक्टर में आप देख रहे हो कि जो सप्लाई चेन है वहाँ पे बहुत सारे बॉटलनेक्स है, और जब बॉटलनेक्स होती है तो वहाँ पे आपको एक अच्छी मार्जिन मिलती है। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे अटलांटा जो है, अटलांटा का जो फोकस है ना, ये उतना हैवी बैकवर्ड इंटीग्रेट नहीं करते हैं। इन्होंने जो बैकवर्ड इंटीग्रेट किया है बेसिकली टैंक्स और जो रेडिएटर होता है, कहने का मतलब क्या है, एक फैब्रिकेशन मटेरियल जो है, जैसे अगर आपने वो वारी एनर्जीज या फिर इस तरह की कंपनियों को दिखा है, तो आप पाओगे कि सभी लोग बैटरी के कंटेनराइजेशन में जा रहा है। जैसे पेस डिजिटेक कंपनी है, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, उसका जैसे उसी कंटेक्स्ट में जो आपका अटलांटा है ये उसका फैब्रिकेशन करेगा, समझे। तो
वो जो इनकी कैपेक्स प्लांट है वो भी अभी आने वाले समय में क्वार्टर फोर के अंदर आने वाली है। इसके बाद ये जो अटलांटा इलेक्ट्रिकल है ये कौन सा बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहा है, इसको समझना है। आप सिल्चर टेक के कॉन कॉल्स वगैरह को, उस कंपनी को अच्छे से ट्रैक कीजिए तो आप पाओगे कि सिल्चर टेक जो है वो आपका इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स में काम करता है। अब इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, वो मान लीजिए आपके शॉर्ट पल्सेस के रूप में काम करता है। कहने का मतलब क्या है, जो आपकी जो रिन्यूएबल पावर होती है ना, वहाँ पे उनका काफ़ी यूज़ होता है। वो आपका मान लीजिए 100 kVA 100 MVA इस तरह के ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह होते हैं, मतलब छोटे साइज के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। बट जो आपकी पूरी आड़ी ट्रांजिशन हो रही है, मतलब जो सोलर विंड हो गया, बैटरी हो गया, वहाँ पे उनकी यूज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक मान लीजिए एक वो पूरा एक नया टेलविंड चल रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में जो आपका अटलांटा है उसका भी एक मान लीजिए आई थिंक 5,000 या 6,000 MVA का एक पूरा जो केपेक्स है वो इनका लाइव होने वाला है बाय द एंड ऑफ क्वार्टर फोर। तो यहाँ पे ये इनके बेसिकली मैंने इनके पीपीटी से लिया, आप एक शॉर्ट में देख सकते हो। जैसे इनका मान लीजिए पूरा जो प्रेजेंट कैपेसिटी है, मतलब कितना एमवीए ये लोग कर सकते हैं, लगभग 63,000 एमवीए कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 5,000 एमवीए की इनका जो इन्वर्टर ड्यूटी वाला ट्रांसफार्मर है वो आपका यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आप एक समराइज वे में पूरा सभी कंपनियों का क्या क्या केपेक्स चल रहा है, आप उस चीज़ को देख सकते हो। अब अटलांटा की अगर आप वैल्यूशंस वगैरह के बारे में बात करोगे ना, करोगे तो आप देखोगे कि इस कंपनी को काफ़ी ऑलरेडी जिस इनका मार्जिन एक्सपांसन हो रहा था और सेक्टर में एक तरह से पूरे आउट परफॉर्म करके सभी कंपनियों से बहुत अच्छा नंबर रिपोर्ट कर रहे थे। तो आपने ये देखा कि मार्केट ने इसको काफ़ी रिवॉर्ड कर दिया है। तो वो कंटेक्स्ट है। अब यहाँ से जो फर्दर इनकी जो पूरी बिजनेस है ना, वो इस पर ये डिपेंड करेगा कि भाई जो आपका 400 kV वाला जो इनका बेसिकली सेगमेंट है, या फिर जो इनके बैकवर्ड इंटीग्रेट है, यहाँ पे कितना तेजी से कैपेसिटी रैंप अप करते हैं। तो उन चीज़ों पर इनका पूरा भविष्य डिपेंड करने वाला है। FY 2027 में यहाँ पे इनका फर्दर मार्जिन एक्सपांसन का उतना स्कोप नहीं है। वन मोर इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखोगे ना कि सिंस एक आप देखते हो कि पूरे सेक्टर में क्या होता है ना, दो चीज़ों की बातें चलती है। जैसे आपने अगर वो सोलर मॉड्यूल्स वाली कंपनियों को ट्रैक किया, हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया था एक कंपनी को, एमीवे और एल्पेक्स को डिस्कस किया था। एक सेक्टर में आप देखोगे हमेशा वो डिमांड सप्लाई की क्वेश्चन की जाती है कि भाई क्या ओवर सप्लाई है, उसके कारण आपके जो मार्जिन है क्या उसमें दिक्कतें आने वाली है या नहीं आने वाली है। उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, अगर आप बोथ अटलांटा अगर आप टैडिल दोनों को ले लोगे, तो अटलांटा ने आई थिंक इस क्वार्टर में लगभग 900 करोड़ का ऑर्डर विन किया है। आपका ये जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर है उसने लगभग 2,000 से ऊपर करोड़ का ऑर्डर वो विन किया है। उसमें से 1,000 करोड़ आपका पावर ग्रिड से आया है। कहने का मतलब क्या है, आप ये देख रहे हो ना कि भाई अगर सेक्टर में डिमांड नहीं होता तो ये लोग एक पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर इतना ह्यूज ऑर्डर बुक नहीं विन कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको दिख रहा है कि जो डिमांड सप्लाई का गैप है, जो कि ऑल दो क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज उससे क्या होगा, इन सभी कंपनियों का फ्यूचर का मार्जिन डिटरमाइन होता है ना, तो वो क्वेश्चन जेन्युइन है। बट उस कंटेक्स्ट में आप देखोगे तो कंपनियों का जो मतलब परफॉर्मेंस है और साथ ही साथ जो इनका कमेंट्री रहता है वो यही रहता है कि उतनी ही अभी आपके डिमांड ट्रेंड भी उस तरह का दिख रहा है। तो आप इस कंटेक्स्ट में देखिए इस कंपनी को, और बाकी कुछ पॉइंट्स तो यही चीज़ है। बाकी अगर हम लोग कुछ इश्यूज़ वगैरह के बारे में एंड में बात करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं से अटलांटा से स्विच करके चलिए ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स के बारे में बात करते हैं। तो अटलांटा को अगर मैं समराइज कर दूँ, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके, नंबर्स कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्म कर रहा है। जो क्वार्टर वन में आपको डिप दिखा है वो आने वाले क्वार्टर में जैसे एग्जीक्यूशन बढ़ेगा तो आपको वहाँ पे आपको वो चीज़ का रिजोल्यूशन होता हुआ दिखता है। और बाकी अपकमिंग ईयर में मार्जिन यहाँ से भी आपको फर्दर इंप्रूव होने के स्कोप दिखते हैं। तो चलिए अटलांटा यही वाला केस हो गया। अब चलते हैं हम लोग टारेल के बारे में। अब देखिए टारेल की जो कंपनी है ना, टारेल को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ क्वार्टरों में इनके पास रहे हैं, बहुत सारे दिक्कतों से गुजरे हैं। तो समराइज करें तो भाई जो पहले वर्ल्ड बैंक का इशू था वो तो एक रिजॉल्व हो गया है आई थिंक मोस्टली। बाकी इनका जो भी रॉ मटेरियल के इम्पैक्ट थे वो सारी चीज़ें चली गई हैं। अब दिक्कत क्या हुई ना, पहले जो कंपनी है इन्होंने क्या किया, जितना भी इनका ऑर्डर बुक है जो वो गाइडेंस देते थे, मतलब जो FY 26 अगर आप फॉलो करोगे पहले के क्वार्टरों में जाके, तो आप पाओगे कि कंपनी पहले बात करता था कि हम लोग लगभग 8,000 करोड़ का पूरा ऑर्डर बुक पे साल को एंड करने वाले हैं। उन्होंने लगभग 5,000 करोड़ पे अपना करोड़ पे पूरे ऑर्डर बुक पे साल को एंड किया। तो क्या होता है ना, जब आप किसी भी ऑर्डर बुक रिलेटेड बिजनेस को देखते हो तो यहाँ पे जनरली चीज़ें आपकी साइकिल्स में चलती है। कहने का मतलब क्या है, आपको जो रेवेन्यू का फ्यूचर प्रोजेक्शन है वो आपको दिखेगा उसके ऑर्डर बुक से। तो जितना ऑर्डर बुक का ग्रोथ आ रहा है ना, उससे आप एक डिटरमाइन कर सकते हो कि भविष्य में किस तरह की इनकी रेवेन्यू आने वाली है। बिकॉज जनरली जो ये सारे बिजनेस होते हैं, आप मान लीजिए आपका 18 मंथ्स हो गया, डिपेंडिंग अपॉन द विच वोल्टेज क्लास यू आर। अगर 66 kV है तो 6-12 महीने के होंगे, 220 kV है तो मान लीजिए 12 से 18 महीने के होंगे। अगर आपने हिताची देखा है तो वहाँ पे आप देखोगे ना कि इवन 3-3 साल के HVDC के ऑर्डर्स रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या, कुछ इस तरह से पूरा सेक्टर चलता है। तो इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में आके बेसिकली कहा था कि इनका जो पुराना बेसिकली बुक्स वगैरह चल रहे थे वो आपका एक लो मार्जिन सेगमेंट की तरफ चल रहा था। तो उसके कारण पूरा सेक्टर में दिक्कत आ रही थी। तो उसके कारण इनके मार्जिन में इशू आ गए, बाकी जो आपकी रॉ मटेरियल की चीज़ें थी वहाँ पे दिक्कतें आ गई। तो ये सभी चीज़ों से मेरा बेसिकली पूरा बिजनेस गुजर रहा था। अब बात करते हैं क्वार्टर वन के नंबर कैसे आए हैं। अगर आप क्वार्टर वन के नंबर को देखोगे ऑन द फेस ऑफ इट, नंबर उतने अच्छे नहीं दिखते हैं, बिकॉज ये चीज़ इनको पहले गाइड कर देनी चाहिए थी। दूसरा चीज़ क्या होता है, इनका जो ऑर्डर बुक भी एंड हुआ है पिछले साल के एंड में, वो लगभग 5,000 करोड़ पे एंड हुआ है। तो वो देख रहे हो कि वहाँ पे भी उतना अच्छा बेसिकली टेलविंड आपको नहीं दिख रहा था। कहने का मतलब क्या, इनकी ऑर्डर बुकिंग उतनी तेज़ी से हुई नहीं। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे क्वार्टर वन के नंबर इनके अच्छे नहीं आए। आई थिंक कुछ 10% पे इनका टॉप लाइन ग्रो किया है, बट आपको एबिटा पे एक्सपांसन मिला है। दोनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप देखिए जो इनका टॉप लाइन पे
कम रेवेन्यू ग्रोथ आया है जो कि इनका गाइडेंस था। पहले आई थिंक ये लोग लगभग 3,250 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं FY 2027 में, जो कि इनका लॉन्ग टर्म का गाइडेंस है कि भाई 40 से 50% पे हम लोग ग्रो करेंगे। उस कंटेक्स्ट में आप देखते हो कि FY 2027 का ऑफकोर्स रेवेन्यू गाइडेंस कम था, लगभग 30% होता है वो। FY 2026 पे आप अगर निकालोगे ना, लगभग 3,250 करोड़ ये लोग रेवेन्यू करने की बात करते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट 29 से 30% आता है। अब क्वार्टर में लगभग 10% पे ग्रो किया है, तो कहने का मतलब कि आपको दिखता है कि नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। अब कंपनी ने इसका कारण क्या दिया है? अब इनका जो चांदोगर और जो मोरैया में दो प्लांट आ रहा है, आई थिंक एक 22,000 MVA का है और एक आपका 15,000 MVA का है। दोनों आपकी हायर वोल्टेज क्लास में काम करता है। कहने का मतलब क्या, मार्जिन एक्रेटिव केपेक्स है। अब वो केपेक्स के लिए पहले आपने देखा लास्ट ईयर में कितने सारे डिलेज हो गए वो मानसून वगैरह के कारण। अब उसी कंटेक्स्ट में कंपनी यही कहता है कि वहाँ पे कमीशनिंग वगैरह का काम चल रहा है, केपेक्स वगैरह का काम चल रहा है, तो डिसरप्शन है। तो कहने का मतलब क्या है, नॉट फ्रॉम द डिमांड साइड, वो प्लांट ही कमीशनिंग होने वाली है, उसी कारण दिक्कतें चल रही हैं। तो इनका उस कारण से क्वार्टर 1 का नंबर थोड़ा सा कम आया है, जो कि इनका गाइडेंस है। अब कंपनी ने इसके ऊपर क्या कहा है, उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अब कंपनी ने जो FY 2026 का जो गाइडेंस है ना, कंपनी ने बेसिकली क्या देखा ना, कि पिछले क्वार्टर में देखा कि जब भी ये लोग गाइडेंस मीट करते हैं तो सभी ने काफ़ी इनसे क्वेश्चन की जाती है। तो कंपनी ने अभी क्या किया है, एक तरह से मान लीजिए अपना पूरा जो बेस है ना, मतलब जो गाइडेंस की एक्सपेक्टेशंस है उसको काफ़ी कम कर दी है। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तो ये कंपनी ने क्या किया, लगभग FY 2026 में कहा है कि हम लोग लगभग मान लीजिए आपका 25% पे ग्रो करने की बात करते हैं। जो कि आप देखोगे तो इनका जो पहले का गाइडेंस था उससे लगभग 5% कम है। तो आप ये कह सकते हो कि इनका गाइडेंस इन्होंने घटाया है। बट आई थिंक कंपनी चाहता है कि काफ़ी कंजर्वेटिव रहे। सिमिलरली जब आप इनका PPT देखोगे तो आप पाओगे इन्होंने जो गाइडेंस कहा है वो लगभग 16 से 17% अप्रॉक्सीमेट कहा है कि हम लोग गाइडेंस रखेंगे। अब ये गाइडेंस अगर आप देखते हो, अगेन ये कम दिखता है। तो PPT में इन्होंने कभी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि ये वो जो गाइडेंस है वो आपका स्टैंड अलोन है। अब स्टैंड अलोन और कंजर्वेटिव कंसोलिडेटेड में क्या अंतर है? तो देखिए, बेसिकली क्या है, ये जो आपकी टाडल कंपनी है, टाडल कंपनी बेसिकली आपका मान लीजिए 6 सब्सिडरीज हैं इनकी, जहाँ पे ये लोग मान लीजिए आपका पूरा जैसे CRGO वगैरह है उनकी बैकवर्ड इंटीग्रेट करते हैं, उसको अपने प्लांट के अंदर एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। तो वो सब क्या है, वो सब चीज़ों के लिए आपको कई बार इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। जैसे इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तो वो क्या होते हैं, वहाँ पे आपको मार्जिन देने पड़ते हैं। तो कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे बैकवर्ड इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने देखा ना अटलांटा के केस में, वो लोग आपका रेडिएटर बना रहा है। वैसे टारेल जो है वो आपका मान लीजिए, ये लोग क्या है ना, अटलांटा से एक स्टेप आगे हैं। ये लोग लगभग अपना 80 से 85% जो पूरा बैकवर्ड का सामान है ना, वो पूरा खुद से बनाने की बात करते हैं। उन चीज़ों पे अभी हम आते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में आप देखोगे ना, क्वार्टर 1 में आप दिख रहे हो इनका जो इन्होंने पहले आई थिंक CRGO की जो प्लांट है, प्रोसेसिंग प्लांट है आई थिंक, उसको इन्होंने एक्वायर किया था। उससे क्या हो रहा है, इनका जो मार्जिन है ऑन द फ्रॉम द स्टैंडअलोन लेवल टू द कंसोलिडेटेड लेवल, वो आपका बढ़ रहा है। तो उसी कंटेक्स्ट में आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वार्टर 1 का मैंने कंपैरिजन लिया है, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इनका जो मार्जिन है वो आपका बढ़ रहा है। ऑल्दो क्वार्टर 1 के अंदर आप देखोगे इनका जो बेसिकली 15.62% आया है, और वही जो कंसोल बेसिस पे लगभग 19% आ गया है। तो ये पूरा कंपनी के केस में चल रहा है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो मार्जिन्स के आपको इंप्रूव होने के स्कोप है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं ड्यू टू ऑल देयर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब इसी कंटेक्स्ट में ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं वो जानना काफ़ी जरूरी है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है ना, आप इस स्लाइड में पूरा इसको पॉज करके अच्छे से रीड कर सकते हो। इनके बहुत सारे बैकवर्ड इंटीग्रेट हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से स्लाइड कट गई है, बट मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली इनका क्या होता है। जस्ट अ सेकंड, इसको मैं शो कर देता हूँ आपको। अगर आप इनका बैकवर्ड इंटीग्रेट देखोगे ना, तो इसमें क्या हो रहा है अभी, तो आई होप आपको अभी ये विजिबल होगा जो भी इनके बैकवर्ड इंटीग्रेशन का प्लान है। बेसिकली आप देख सकते हो इनका CRGO कोड प्रोसेसिंग प्लांट है, जो कि अभी कमीशन हुआ है। उसी कारण जो अभी आप इनका प्रेजेंट मार्जिन एक्सपांशन दिख रहे हो वो इनके CRGO प्लांट के बेसिकली कारण है। इसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, जो आपकी CTC कंडक्टर्स होती है, मतलब जो आपकी कॉपर की कॉइल्स वगैरह यूज़ होनी है ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, उसका बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं। चांदोगर फैसिलिटी का जो इनका एक्सपांशन हो ही रहा है। प्रेस बोर्ड क्या होता है, प्रेस बोर्ड मान लीजिए आपकी जो कॉइल्स वगैरह है उसके बीच में आपको इंसुलेशन देना है, तो आपकी वो सेलुलस होती है, पेपर के पल्प्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों के बने होते हैं। तो वो आपके मान लीजिए प्रेस बोर्ड होता है। फिर आपका मोरैया की प्लांट जो आपका एक्सपांड हो ही रहा है, RIP QIP बुशिंग्स क्या होती हैं, आप यस हाई वोल्टेज की वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और बाकी फैब्रिकेशन फैसिलिटी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना वो अटलांटा के केस में जो वो रेडिएटर वगैरह बना रहे हैं, उस तरह के कुछ फैब्रिकेशन प्लांट्स बना रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों से आप देख रहे हो कि इनके पास जो भी बैकवर्ड इंटीग्रेट होगा, इससे आपको एक ह्यूज ड्राइवर मिल जाता है मार्जिन एक्सपांसन का। अब यहाँ पे किस तरह के मार्जिन एक्सपांसन होंगे, तो देखिए, जैसे हमने अटलांटा के केस में देखा था कि FY 2026 के अंदर उतना ह्यूज आपको मार्जिन एक्सपांसन का स्कोप दिखता नहीं है। मतलब FY 2026 जैसा गया है, वो आपका आने वाले क्वार्टर्स में ऑफकोर्स मार्जिन बढ़ेगा, तो उसी कंटेक्स्ट में कुछ रहने वाला है। बाकी ऑपरेशनल लेवरेज के कारण जो मार्जिन एक्सपांसन मिला वो आपको वहाँ पे मिलता हुआ दिखता है। इन द केस ऑफ टाडेल क्या है ना, यहाँ पे आपको FY 2027 अगर आप देखो 26 अगर आप देखोगे, तो वहाँ पे लगभग 17% पे उनका पूरा मान लीजिए कंसोलिडेटेड बेस पे मार्जिन एंड हुआ था। अब सिंस इनकी जो बैकवर्ड प्लांट्स वगैरह आ गई हैं, आपने क्वार्टर 1 में ऑलरेडी देख लिया, लगभग 9% कंसोलिडेटेड मार्जिन इनके आए हैं। तो कंपनी गाइड करता है कि लगभग 20 से 21% जो इनका मार्जिन है FY 2027 में रहने वाला है।
तो चलिए, ऑल दो क्वार्टर 1 के अंदर इन्होंने 10% पे ग्रो किया है, FY 26 का इनका जो गाइडेंस है लगभग 25% का, 25% पे ग्रो करने की बात करते हैं ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस। वहीं पे आपको दिख रहा है कि ईयर ऑन ईयर लगभग आपको 200 से 300 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में एक्सपांसन मिलने वाला है ड्यू टू देयर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो उसी कारण आपको जो इनका एबिटा ग्रोथ है वो आपको दिखेगा इनकी टॉप लाइन ग्रोथ से काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखता है आपको। तो ये इनके इसके बारे में हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं कि इनका ऑर्डर बुक क्या ड्राइवर्स है। तो कंपनी लगभग बात करता है कि हम लोगों का जो ऑर्डर बुक है, FY 26 इन्होंने लगभग 5,000 करोड़ पर एंड किया था। FY 26 में लगभग ये लोग आपका मान लीजिए 2,500 करोड़ के आसपास रेवेन्यू करने की बात करते हैं, लगभग 25% पे ग्रो करने की बात करते हैं। तो उस पे अगर आप नेट नेट दिखा लोगे ना, तो अभी आपको ये दिखेगा कि इनका जो ऑर्डर इनफ्लो है लगभग आई थिंक साल के FY 26 के एंड में इन्होंने लगभग 2,500 से 2,600 करोड़ का पूरा ऑर्डर बुक इनफ्लो लिया था। उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप इनके पूरे ऑर्डर इनफ्लो वगैरह के बारे में देख सकते हो कि इनका क्वार्टर 1 के अंदर जो इनका पूरा ऑर्डर बुक है लगभग 2,000 करोड़ से ऊपर इनका पूरा ऑर्डर बुक यहाँ पे आया है, जहाँ पे आप 1,000 करोड़ आपका पावर ग्रिड से आया है। तो कंपनी वही कहता है कि लगभग हम लोग मान लीजिए साल में लगभग 30% ऑर्डर इनफ्लो विन करने की बात करते हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे ना, तो आने वाले क्वार्टर्स में ये दिखता है कि उतना ह्यूज ऑर्डर बुक में इनफ्लो की ये लोग बात नहीं करते हैं। बट अगेन मैनेजमेंट यहाँ पे काफ़ी कंजर्वेटिव लग रहा है। तो देखते हैं जैसे इनका, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे आपकी अगर नई प्लांट आ रही है उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको ऑर्डर बुक विन करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जैसे इनकी चांदोगर और मोरैया वाली प्लांट है, वो प्लांट तो आप लगा लोगे, लेकिन उनमें अगर उनका जो केपेक्स है वो अगर नहीं आता, मतलब उसका अगर ऑर्डर बुक नहीं आता है, तो आप उस प्लांट लगा के करोगे क्या। तो कहने का मतलब कि आपको आने वाले क्वार्टर्स में ये ट्रैक करना पड़ेगा कि इनका जो नए प्लांट्स है उसे कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर बुक आता है या नहीं आता है, वो चीज़ आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। तो वो है। तो ये इनके ऑर्डर बुक के बारे में हो गया। बाकी यहाँ से ये लोग FY 28 में जो इनका प्रेजेंट कैपेसिटी है उससे लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, बोथ इन द केस ऑफ अटलांटा एज वेल एज इन द केस ऑफ टाडेल आपको दिख रहा है कि FY 28 तक कोई नया केपेक्स आने नहीं वाला है। जो इनका प्रेजेंट केपेक्स है ना, मतलब वो प्लान तो चलेगा ही, बट उसके अलावा कोई नया केपेक्स नहीं आएगा। अब नया केपेक्स नहीं आएगा तो आपको नए QIP वगैरह नहीं करने पड़ेंगे, तो इक्विटी डायल्यूशन का भी केस वहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको दोनों कंपनियों के केस में। बाकी अगर आप इनका गाइडेंस वगैरह देखोगे, इनका जो 1 बिलियन का टारगेट था कि FY 28-29 तक करने की बात है, उसके बारे में कंपनी क्या कहता है, उसके बारे में कंपनी कहता है कि इनका जो प्रेजेंट कैपेसिटी है उससे लगभग 5,000 से 6,000 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं। तो भाई वो 8,000 करोड़ का पूरा गाइडेंस कैसे मीट होगा। तो उस कंटेक्स्ट में कंपनी क्या कहता है कि इनके जो पूरे बैकवर्ड इंटीग्रेट हो रहा है ना, तो वहाँ से लगभग मान लीजिए 1,000 करोड़ का पूरा केपेक्स ये लोग कर रहे हैं। उससे ये लोग बात करते हैं कि लगभग 1,000 करोड़ जो है वो आपका थर्ड पार्टी सेल करेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये आपका बोसिंग्स हो गया जो जैसा हाई वोल्टेज करता है, CRGO की आपकी फैब्रिकेशन प्लांट्स जो भी चीज़ें बनेंगी, इंसुलेशंस वगैरह हो गए, प्रेस बोर्ड्स वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें ये लोग बाकी मैन्युफैक्चरर्स को सेल करेगा। बिकॉज आप देख रहे हो ना कि सेक्टर में इन सभी चीज़ों के कारण पूरा बॉटल नेक हुआ है, तभी तो इन सभी कंपनियों का इतना डिमांड आ रहा है ना। तो वहाँ से लगभग 1,000 करोड़ रेवेन्यू करने की बात करते हैं। तो आपका 5 से 6,000 करोड़ इनके इनके पूरे मतलब स्टैंड अलोन जो टाडेल बिजनेस है वहाँ से आता है, और लगभग 1,000 करोड़ जो है इनकी सब्सिडरी है, मतलब जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है वहाँ से आने की बात करते हैं। दोनों को आप जोड़ दोगे तो लगभग 7,000 करोड़ से 8,000 करोड़ के बीच में रेवेन्यू आता है, जो कि कंपनी कहता है कि फ्रॉम द प्रेजेंट प्रोजेक्शन वो आपको FY 28-29 तक होता हुआ दिखता है। डिले क्यों हो रहा था, डिले आपको जो इनकी केपेक्स वगैरह है उसी कारण डिले हो रहा था। तो इससे हमें क्या दिखता है कि FY 25 जो 26 जो है इनका, वो उनका इतना अच्छा नहीं गया है। FY 26 जो है वहाँ यहाँ पे भी इनका जो फर्स्ट हाफ है उतना अच्छा नहीं होने वाला है, बिकॉज इनका केपेक्स वगैरह लाइव नहीं हुआ है। तो आपको ये दिख रहा है कि H2 जो होगा और यहाँ से लेके जो आने वाले 1 या 1.5 साल होगा, वहाँ पे अगर इनके केपेक्स वगैरह आ गए, ऑर्डर बुक में अगर चीज़ें सही हुई, तो आपको दिखता है कि कंपनी का पास बहुत एक ह्यूज रनवे हो जाएगा। क्योंकि सेक्टर में डिमांड आपको दिख रहा है, अभी तक की जो कमेंट्री है उसके अकॉर्डिंग डिमांड आपका बना हुआ है। तो ये पूरा कंटेक्स्ट है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप इनका इसके बेस पे अगर आप इनका यहाँ से CAGR निकालोगे ना, अगर आप इनको 7,000 से 8,000 करोड़ रेवेन्यू करना है, तो आपको दिखता है कि लगभग 50% के ऊपर तो इनको ग्रो करना ही पड़ेगा अपने टॉप लाइन को। उसके बाद आपको दिख रहा है कि मार्जिन में एक्सपांसन है, बिकॉज हमने ऑलरेडी बात किया कि FY 27 के अंदर इनका मार्जिन लगभग 21% के आसपास रहने वाला है, 20-21% पर रहने वाला है। वहीं अगर आप FY 28 देखोगे ना, वहाँ पे ये लोग बात करते हैं कि लगभग 21 से आई थिंक 23% पे करने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, आपको ये दिख रहा है कि आने वाले 1.5-2 सालों के अंदर इनका मार्जिन में बढ़ने के बहुत ज़्यादा स्कोप है, मतलब 3-4 परसेंटेज पॉइंट तो आराम से इनके मार्जिन बढ़ सकते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में आपको दिख रहा है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आपको काफ़ी इन्हांस होने वाली है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं कुछ आपसे इशूज़ वगैरह के बारे में बात करूँ, तो इशूज़ में क्या है, एक तो आपको दिख रहा है एक वो CRGO के लिए डायरेक्ट जनरल और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, DGTR है, उन्होंने बेसिकली एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह के बारे में बात किया है, बिकॉज वो चाइना वगैरह से डंपिंग होती है। तो वो चीज़ है, वो एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, कंपनी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता है। बाकी कमोडिटी प्राइसेस, मिनरल ऑयल, उसका तो इशू चल ही रहा है। इसके अलावा अगर आप बात करें, सभी कंपनियां बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है। फिर इन्वेंट्री डेज वगैरह बढ़े हुए हैं कुछ दोनों कंपनियों के, उस वो क्यों बढ़ा है, बिकॉज इनको आने वाले क्वार्टर्स में अपने ऑर्डर्स को फुलफिल करना है। दूसरा, सिंस कमोडिटी की दिक्कतें चल रही हैं, तो वो वाला कंटेक्स्ट है। बाकी ऑर्डर बुक का आपको देखना पड़ेगा, खास करके टाटेल के केस में H2 के अंदर आपको अपटिक वहाँ पे दिखना चाहिए। तो वो चीज़ें, बाकी एक चीज़ जो हुई है, जो सेक्टर में पूरा क्वेश्चन रहता है डिमांड सप्लाई का, क्योंकि CG पावर हो गया, टाटेल हो गया, इनसे मिला के लगभग 60,000 करोड़ से ऊपर MVA की कैपेसिटी आने वाली है।
उसके कारण ये जो क्वेश्चन है ना कि भाई मार्जिन में दिक्कतें आने वाली है कि नहीं, दिक्कतें आने वाली है, वो क्वेश्चन बना रहेगा। अब उस क्वेश्चन के पीछे ऊपर आंसर क्या है, उसके ऊपर ये है ना कि जैसे 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 आप वोल्टेज क्लास में आगे बढ़ते हो, जैसे वो मॉड्यूल्स की कंपनियां होती हैं ना, जैसे आप मॉड्यूल से सेल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो केपेक्स डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे आपको दिखता है कि कंपनियों के पास मार्जिन प्रोटेक्ट करने के स्कोप बढ़ जाते हैं। जैसे अटलांटा है, अटलांटा लगभग अपना 60-70% जो पूरा ऑर्डर बुक है ना, वो आपका प्राइस वेरिएशन क्लॉज के ऊपर होता है, तो वहाँ पे आपके मार्जिन वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो वही चीज़ आपको टाइल को भी करनी पड़ेगी आने वाले समय में। तो वो चीज़ है। बाकी एक जो बड़ा कंसर्न आया है कि चाइनीज़ सप्लायर्स ने, गवर्नमेंट ने चाइनीज़ सप्लायर को इंडिया में अलाउ कर दिया है कि आप वो गवर्नमेंट बिड्स के अंदर आप बिड कर सकते हो, टेंडर्स के अंदर आप बिड कर सकते हो। तो इसमें क्या है ना, जो पहले की क्वार्टरों में टारल का जो कमेंट्री था, वही कमेंट्री दोनों मैनेजमेंट ने अभी भी कहा है। कहने का मतलब क्या है, वो सभी कंपनियां जो है आपकी एक्सपोर्ट पे फोकस्ड है। दूसरा, उनकी जो कैपेसिटीज है वो आपकी ऑलरेडी फुल हो गई है। तीसरा चीज़ क्या है, इन्होंने अभी तक उतना कुछ इम्पैक्ट दिखा नहीं है इस बेसिकली नोटिफिकेशन के कारण। तो देखते हैं आगे वो कैसे इवॉल्व होता है, बट अगेन सेक्टर में जब तक डिमांड वगैरह है तो वो उतनी आपको कंसर्न दिखती नहीं है। तो वो चीज़ है, बाकी हम लोग इस कंपनियों को ट्रैक करते रहेंगे। और कुछ अगर टारल के बारे में पॉइंट्स हैं, तो ऑर्डर बुक वगैरह हो गया। अटलांटा को जो इनका टेक्निकल फिजिबिलिटी है, प्रोटोटाइप है, वो उनको करना पड़ेगा। बाकी आई होप कि मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। तो दोनों कंपनियां अच्छी कर रही है। तो देख रहे हो कि आप जो FY 27 और 28 होने वाला है ना, खास करके टारल के लिए, वहाँ पे काफ़ी सारे ड्राइवर्स हैं, तो उन चीज़ों को हम लोग ट्रैक करते रहेंगे। तो ये है, यहाँ पे आप फाइनली इनका एक पूरा फिनेंशियल स्नैपशॉट है, आप उसको देख सकते हो, पॉज करके आप रीड कर सकते हो। तो लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। बाकी कंपनी आती है, उनको भी डिस्कस करते हैं। सो यही दोनों कंपनी के बारे में है, आप अपने डाउट्स पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू वेरी मच।